प्रिय साथियों, इसके पहले हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी के महत्व को देख चुके थे। आज हमको ये देखना है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में क्या क्या दोष है। तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया और आवर्त तालिका मेंडलीव ने जो बनाई तो उसके बहुत सारे लाभ भी हम लोगों ने देखे। 4 लाभ बताया था, लेकिन बावजूद इसके मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें दोष भी हैं। तो कौन कौन से दोष है उसको अपने को देखना है। सबसे पहला जो दोष है वो है हाइड्रोजन की स्थिति, यानी कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का इस आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका स्थान 2 जगह पे पाया गया, एक तो फर्स्ट ए में और एक तो 7th ए में। फर्स्ट ए बोले तो क्षारीय धातु है या प्रबल धन विद्युतीय धातु है या प्रबल धन विद्युतीय तत्व, और 7th है यानी हेलोजन। तो हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है, हाइड्रोजन का स्थान कहाँ होना चाहिए, इसका समाधान मेंडलीव नहीं कर पाए। अगर मैं आप लोगों को आवर्त सारणी दिखाऊं तो ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को आप देखोगे तो यहाँ दिख रहा है आपको। तो हाइड्रोजन का स्थान एक तो फर्स्ट ए में और एक तो 7th ए में। अब फर्स्ट ए में और 7th ए में क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो उस स्थिति में ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब उस स्थिति में ये व्यवहार करता है क्षारीय धातुओं की तरह या क्षारीय तत्वों की तरह। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन त्यागता है तो H+ बनेगा, मैंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, ग्रहण करने का मतलब है अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त करने के लिए, हीलियम के समान। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण करता है तो उस स्थिति में ये हेलोजनों के समान व्यवहार करता है, क्योंकि जितने भी हेलोजन हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, सभी के सभी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और क्षारीय धातु ये मेंडलीव के सारणी में फर्स्ट ए में है और हेलोजन 7th ए में है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो क्षारीय धातु के समान व्यवहार करता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर वो ग्रहण करता है तो हेलोजन के समान व्यवहार करता है। तो मेंडलीव ये नहीं समझा पाया था कि हाइड्रोजन का एक्चुअल में स्थान कहाँ है। तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं था, हालांकि यहाँ सारणी में तो दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन यहाँ है, लेकिन वास्तव में इसका स्थान एक तो ये और एक तो ये, फर्स्ट ए और 7th ए में। तो हाइड्रोजन का स्थान जो है ना फिक्स नहीं था, और हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं होने के कारण हाइड्रोजन को एक नाम दे दिया गया कि तुम्हारा स्थान तो फिक्स नहीं है, तो तुमको कह दिया आवारा तत्व, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात आती है समस्थानिक की स्थिति। अब समस्थानिक का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। समस्थानिक या इसको कहते हैं आइसोटोप।
समस्थानिक या आइसोटोप। समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिक होने के लिए क्या जरूरी है? तो समस्थानिक होने के लिए एक ही प्रकार का तत्व जरूरी है, एक ही तत्व होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12 और H13। नीचे जो है ये परमाणु क्रमांक है, ऊपर जो है परमाणु भार है। तो एक ही तत्व के होते हैं समस्थानिक, और इनके परमाणु क्रमांक समान होनी चाहिए। तो समस्थानिक का मतलब क्या? समस्थानिक का मतलब एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके, या एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। तो यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक समान है, तो ये समस्थानिक हो गए। जैसे क्लोरीन को ले लें, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन 1735 और 1737। ये प्रकृति में 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। तो क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक हो गए। तो समस्थानिक ये हुए जिनके क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान आप देखोगे क्लोरीन का तो अलग अलग है। हाइड्रोजन के भी द्रव्यमान अलग अलग है। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान अलग है, क्लोरीन के द्रव्यमान अलग है, तो इनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी। क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, तीनों के द्रव्यमान अलग है, 1 2 3, और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान 35 और 37। तो 2 क्लोरीन दिखना चाहिए थे आवर्त सारणी में, या 3 हाइड्रोजन दिखना चाहिए थे हाइड्रोजन के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जितने भी समस्थानिक थे उनको एक ही जगह रख दिया। जैसे हाइड्रोजन एक ही दिखा दिया, क्लोरीन एक ही दिखा दिया। तो इन्होंने वही बात की कि समस्थानिकों की जो स्थिति है वो इसको अच्छे से समझा नहीं पाए कि भाई समस्थानिक जब है, उनके द्रव्यमान अलग अलग है, तो अलग अलग जगह पर तो इनकी अलग अलग स्थिति होनी चाहिए थी। लेकिन जितने भी प्रकार के समस्थानिक हैं उन सभी को उन्होंने एक ही स्थान पर रख दिया। ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन के मैंने कहा 3 समस्थानिक है, तो इसका द्रव्यमान 1 है, परमाणु द्रव्यमान इसका 2 है और इसका 3 है। तो 3 हाइड्रोजन तीनों के। और मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसी बनी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बनी है ना। जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बनी है, 3 हाइड्रोजन को अलग अलग जगह देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रख दिया। या अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 35 भी है और 37 भी है, क्योंकि क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। तो ऐसे समय में जो आवर्त सारणी बनी है, यहाँ 2 क्लोरीन चाहिए थे, 35 वाला और 37 वाला। लेकिन यहाँ अगर आप क्लोरीन देखोगे तो एक ही क्लोरीन है। हालांकि इसका परमाणु द्रव्यमान आप देख रहे होंगे 35.45 यानी 35.5 है। तो ये भी आपको बता देता हूँ कैसे आता है। ये प्रकृति में 3:1 के अनुपात में पाया जाता है। अब 3:1 मतलब ये पाया जाता है 75% और ये पाया जाता है 25%। ये 75% होगा, ये 25% होगा। तो ये देखिए, क्लोरीन है 35 वाला पाया जाता है 75% प्लस 37 वाला पाया जाता है 25%। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 35 गुणा 75 और ये परसेंट का आ जाएगा बटे में 100 प्लस 37 और ये आ जाएगा 25/100। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 75 और 25 × 4 = 100। 25 से कम 25, 25 × 4 = 100। तो ये इन दोनों का गुना करेंगे, 3 × 5 = 15 के 5 हासिल का 1, 3 × 3 = 9 और 1 10 बटे 4 और प्लस ये होगा 37/4। इसका जब एलसीएम आएगा 4 तो ऊपर के जैसे कि वैसे मान लिखेंगे 105 + 37, क्योंकि लघुत्तम सेम है तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 5 12 के 2, 1 3 1 4, 142/4। इसको हल करोगे तो ये आएगा 4 × 3 = 12 बचा 2, 4 × 5 = 20, पॉइंट आएगा, 2 पे 0 आएगा, 4 × 5 = 20। तो इसीलिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है ना वो 35.5 लेते हैं, ना 37 लेते हैं और ना ही 35 लेते हैं, 35.5। तो ये प्राप्ति के आधार पर है, ये 3:1। तो ये तो बात आप समझ गए होंगे कि समस्थानिकों को क्या किया, एक ही स्थान पर रखा गया है।
कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, तो उसको भी कार्बन 6 12 होता है, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, इनको भी एक ही स्थान पर, मतलब समस्थानिकों के बारे में नहीं सोचा गया। उसके बाद में तीसरी बात आती है गुणों की समानता को प्रधानता देना। मतलब इन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तो बनाई, लेकिन कहीं कहीं पर परमाणु भारों का बढ़ता क्रम नहीं दिखा। मैं आपको आवर्त सारणी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये सारणी है, तो इस सारणी में अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पर देखो, आवर्त सारणी तो मेंडलीव ने जो बनाई वो परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई है, तो परमाणु भार का बढ़ता क्रम दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें, ये जो आर्गन है इसका परमाणु द्रव्यमान 39.9 है, यानी 40 लगभग है, और इसका 39.09 यानी 39.1 है। तो देखा जाए तो ये जो पोटेशियम है ये आर्गन से पहले होना चाहिए था, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है और इसके बाद रख दिया इसको। वैसे आप देखोगे कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया, जबकि कोबाल्ट का द्रव्यमान ज़्यादा है। तो जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में है सारणी, तो यह बाद में होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए टेलुरियम और आयोडीन दोनों में से किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका, तो ये बाद में होना चाहिए था। यहाँ और देखने को मिलेगा, जैसे ये थोरियम प्रोटेक्टेनियम, इसमें देखने को मिलेगा, यूरेनियम नेपच्यूनियम में भी देखने को मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया, गुणों को प्रधानता दी। कैसे गुणों को प्रधानता दी, जैसे आर्गन और पोटेशियम को देखोगे तो आर्गन के गुण इनसे मिलते हैं ना, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनसे मिलते हैं, तो इनसे मिलते हैं तो उसको यहाँ रख दिया। भला ही परमाणु भार का बढ़ता क्रम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने ना गुणों को प्रधानता दी। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि परमाणु भारों के जो बढ़ते क्रम में बनी, कहीं कहीं पे फॉल्ट आ गया, जैसे मैंने आपको बताया अभी। चौथा पॉइंट है हमारा लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट की स्थिति। अब जो लेंथेनम है La, वो 3rd बी में है, और एक्टिनियम वो भी 3rd बी में है। लेकिन जो लेंथेनम है, ये लेंथेनम जो है वो 6वें आवर्त में है, और एक्टिनियम जो है वो 7वें आवर्त में है, दोनों 3rd बी में। लेकिन इनके बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं, उन्होंने कहा कि ये 14 तत्व जो है वो वहीं पर है जहाँ पर लेंथेनम है, उसके बाद आने वाले तत्व वही है, एक्टिनियम है, उसके बाद आने वाले तत्व वही है। यानी उन्होंने उसको अच्छे से नहीं समझा पाए कि लेंथेनम के बाद 14 तत्व आ रहे, एक्टिनियम के बाद 14 तत्व आ रहे, तो वो कहाँ रहेंगे। इसका संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं था। देखो मैं आपको सारणी में दिखाता हूँ। ये देखिए, लेंथेनम है, ये तत्व है 3rd बी का और 6वें आवर्त का, और एक्टिनियम है, ये भी 3rd बी का है, 7वें आवर्त का है, और इसमें 14 तत्वों के लिए गैप है, फिर सीधा 72 आ गया, हाफनियम आ गया। वैसे एक्टिनियम 89 है, इसके बाद सीधा कर्चेटोवियम आ गया, यानी Ku आ गया। बाद में इसका संकेत चेंज हुआ है 104 वाले का, तो कर्चेटोवियम आ गया। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इसके बाद के 14 तत्व, इसके बाद के 14 तत्व, ये कहाँ रहेंगे, ये यहाँ रखे हैं, लेकिन इनका जो जवाब है संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाए थे। तो ये भी इसकी कमी है कि लेंथेनम के बाद के जो 14 तत्व आएंगे और एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व आएंगे, उनका स्थान कहाँ होगा, उनको कहाँ रखेंगे, इसका संतोषजनक जवाब जो है वो मेंडलीव के पास नहीं था। अगला पॉइंट आता है, एक जैसे तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया। अब क्या है, जब आपने गुणों को प्रधानता दी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव ने गुणों को प्रधानता दी, तो ऐसे समय में क्या होना चाहिए था, एक जैसे गुण जिनके हैं, या ये कहना चाहिए कि जो तत्व एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं उनको एक ही वर्ग में रखना चाहिए था, क्योंकि वर्गों में जितने भी तत्व होते हैं उनके गुण समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कमी पाई गई। देखिए कैसे, ये देखिए, जैसे कॉपर है, अब कॉपर के जो गुण हैं वो मरकरी से मिलते हैं। जब कॉपर के गुण मरकरी से मिलते हैं तो इनको एक ही वर्ग में रखना चाहिए था, क्योंकि कॉपर और मरकरी के गुण समान होते हैं, या कॉपर और मरकरी में समानता है। उसी प्रकार
ये जो सिल्वर है, इस सिल्वर के गुण जो है वो थैलियम से, यानी सिल्वर जो है ये सिल्वर थैलियम से समानता रखता है, और बेरियम जो है वो लेड से समानता रखता है, पीबी, प्लम्बम या सीसा। तो जब कॉपर मरकरी से समानता रखता है, सिल्वर थैलियम से समानता रखता है, बेरियम लेड से समानता रखता है, तो जब ये समानता रखते हैं तो ये दोनों और ये दोनों ये एक ही वर्ग में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं किया, तो ये भी इसकी कमी या इसका दोष माना जाएगा। अगला दोष क्या है, देखिए, असमान तत्वों को एक ही समूह में रखा जाना। अब असमान तत्वों को कैसे एक ही समूह में रखा, उन्होंने एक समूह को दो समूह में बांटा। अब एक समूह को दो समूह में बांटा है, जैसा मैं आपको सारणी में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सारणी में उन्होंने क्या किया, एक समूह को दो समूह में बांटा। तो ये जो है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट एक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये भी फर्स्ट के ही है, भले ही बी के है लेकिन फर्स्ट के ही है। तो जब एक ही वर्ग के ये तत्व है, एक ही वर्ग के तत्व है, तो एक ही वर्ग के तत्व होने के बावजूद फिर इनके और इनके गुणों में समानता क्यों नहीं है? ये जो है इनको क्षारीय धातुएं कहते हैं। हाइड्रोजन को ऊपर छोड़ दिया जाए तो ये क्षारीय धातु है, जबकि ये सिक्का धातु है, इनका उपयोग सिक्का बनाने में करते हैं, तो इनके गुण समान नहीं है। या ये कहना चाहिए कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये मुलायम धातुएं हैं, ये मुलायम हैं, जबकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये कठोर धातुएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक ही वर्ग में आपने तत्वों को रखा, तो तत्वों को रखने के बाद उस वर्ग के सभी तत्वों के गुणों में तो समानता नहीं है, ये मुलायम हैं, ये कड़े हैं, जबकि दोनों एक ही वर्ग में हैं। तो इसका भी वो जवाब नहीं दे पाए, तो एक तरह से ये भी एक दोष है। देखिए इसके और दोष हैं, दो दोष और है इसके। तो इसका सातवां दोष क्या है, देखो सातवां दोष ये है कि समूह 8 यानी आठवां जो समूह है उसमें 3-3 तत्वों के त्रिक रखे, यानी कुल 9 तत्व रखे। ये तो आपको मैं बता चुका, आपको याद भी होगा। 3-3 तत्वों के त्रिक रखे, तो कभी आप एक समूह को दो समूह में बांट रहे हो, कभी 3-3 तत्वों के त्रिक रख रहे हो, तो ये त्रिक क्यों? तो मेंडलीव इसका भी जवाब नहीं दे पाए। और आठवां जो दोष है वो है आवर्तिता का कारण। मेंडलीव ने तत्वों के मध्य आवर्तिता को तो कह दिया था, उनकी डेफिनेशन थी कि तत्वों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन कैसे आवर्ती फलन होते हैं इसका वो कारण नहीं बता पाए। तो ये कुछ दोष हैं, लगभग 8 दोष हैं। आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको तैयार कीजिए। वैसे 8 तो नहीं आएंगे, लेकिन सभी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बस, थैंक यू।